गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार और सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी जल्दी से बताइए कल कहाँ तक पहुँच चुके थे, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से बता दीजिए कल हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमने सिख गुरुओं के बारे में पढ़ लिया था। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं राइज ऑफ न्यू स्टेट्स या नवीन राज्यों का उदय, जिसमें हम बात कर रहे थे सिख स्टेट के बारे में। जी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए सब लोग। चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं। हमने सिख गुरुओं के बारे में कंप्लीट कर लिया था, गुरु नानक देव से लेके गुरु गोविंद सिंह तक। और मैंने आपको बताया था कि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई, लेकिन मरने से पहले गुरु गोविंद सिंह ने अपना उत्तराधिकारी या खालसा पंथ का जो सेना नायक था वो अपने ही एक सेवक को घोषित किया, जिसका नाम था बंदा सिंह बहादुर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और लिख लीजिए फटाफट से बंदा बहादुर के बारे में। 1708 ईस्वी से लेकर 1716 ईस्वी तक वो सेना जिसे खालसा पंथ कहा जाता था या दल खालसा कहा जाता था, तो ध्यान रखेंगे उसी सेना का सेना नायक या आर्मी चीफ किसको बना दिया गया? बंदा बहादुर को बना दिया गया। कौन था बंदा बहादुर? हम सब जानते हैं द चाइल्डहुड नेम ऑफ बंदा बहादुर वॉज लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। और ध्यान रखेंगे इन्हीं को माधव दास बैरागी भी कहा जाता है। यही कहलाते हैं माधव दास बैरागी। बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी नामक स्थान पर हुआ। इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था कश्मीर के पुंछ के राजौरी नामक स्थान पर या गांव में। और आपसे अगर पूछें कि बताइए बंदा बहादुर की गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात कहां पर हुई थी, तो ही मेट गुरु गोविंद सिंह इन नांदेड़, महाराष्ट्र। इनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर हुई थी। और हम सब जानते हैं महाराष्ट्र का नांदेड़ ही वो स्थान है जहां पर मृत्यु हुई थी गुरु गोविंद सिंह की, और वहीं पर इनकी सबसे पहली मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से हुई थी। और ध्यान रखेंगे गुरु गोविंद सिंह के ही द्वारा इन्हें एक और नाम दिया गया, और ये क्या कहलाए? गुरु बख्श सिंह। और दोस्तों ध्यान रखेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह he became the army chief of खालसा पंथ। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के ही बाद जो बंदा बहादुर थे वही सिखों की सेना या खालसा पंथ के क्या बने? सेना नायक बने या सेनापति बने। और हम सब जानते हैं और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बंदा बहादुर के ही द्वारा सरहिंद नामक स्थान पर, पंजाब में ही एक जगह है लुधियाना के पास, जो क्या कहलाती है? सरहिंद। और ध्यान रखेंगे इन्होंने सरहिंद में ही गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और औरंगजेब का ही बेटा मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से हम सब जानते हैं जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब का ही बड़ा बेटा मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना। और हालांकि उसने सारे के सारे लोगों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई और बंदा बहादुर के साथ भी मेल मिलाप बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हुआ। और बंदा बहादुर ने अपना संघर्ष मुगलों के खिलाफ जारी रखा। 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर को बहादुर शाह प्रथम के द्वारा पराजित किया गया। और हम सब जानते हैं उसी अभियान के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु भी हुई थी। लेकिन सिखों पर या बंदा बहादुर पर विजय हासिल करने वाला मुगल बादशाह कौन हुआ? फर्रुखशियर। और हम सब जानते हैं 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर वॉज किल्ड बाय फर्रुखशियर। बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखशियर के द्वारा की गई। और हम सब जानते हैं दैट टाइम द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वाज फर्रुखशियर। फर्रुखशियर उस समय भारत का मुगल बादशाह था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम सब जानते हैं कि जो खालसा पंथ था या जो दल खालसा था या जो सेना थी मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए सिखों की, उसमें डिवीजन हुआ, उसमें विभाजन हुआ। और विभाजन होने का सबसे बड़ा कारण ही क्या था? उत्तराधिकार या सक्सेसरशिप। इसलिए ध्यान रखेंगे बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद जो सिख कम्युनिटी थी या जो खालसा पंथ था वो अलग अलग 12 कम्युनिटीज में क्या हुआ? डिवाइड हुआ। और वही जो 12 कम्युनिटीज हुआ करती थी, वही जो 12 समुदाय हुआ करते थे, उन्हें सिख मिसल कहा जाता था। तो 12 मिसलें बनी या 12 कम्युनिटीज बनी बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इन्हीं 12 मिसलों में से एक मिसल थी जिसका नाम था सुकर चकिया मिसल। और यही सुकर चकिया कम्युनिटी या सुकर चकिया मिसल के ही
से ही बिलोंग किया करते थे वो व्यक्ति जिन्होंने पंजाब में एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी, जिन्हें हम जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह के नाम से। अब हम बात करेंगे, अभी तक हम सिख स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, अब हम इसको सिख स्टेट नहीं स्वतंत्र क्या कहेंगे, पंजाब राज्य कहेंगे। तो फटाफट से हेडिंग डालेंगे पंजाब, और अब हम बात करेंगे पंजाब के बारे में। लिख लीजिए पंजाब स्टेट या पंजाब राज्य। और पंजाब राज्य को इंडिपेंडेंट करने वाला या इंडिपेंडेंटली रूल करने वाला सबसे पहला रूलर किन्हें माना जाता है, महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में गुजरांवाला, पंजाब के गुजरांवाला नामक स्थान पर हुआ था। और ध्यान रखेंगे हिज फादर वॉज, इनके पिता का नाम था महासिंह, इनके पिता का नाम महासिंह था। और अगर आपसे पूछें कि बताइए महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल या किस समुदाय से बिलोंग किया करते थे, तो ध्यान रखेंगे ये कहलाता था सुकर चकिया मिसल। ये सुकर चकिया मिसल से बिलोंग किया करते थे। इनके पिता का नाम महासिंह और माता का नाम राजकौर था। In 1797, he declared himself as an independent ruler of पंजाब। 1797 ईस्वी में इन्होंने पंजाब में 1797 ईस्वी में इन्होंने पंजाब में खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया। और ध्यान रखेंगे इसके बाद इन्होंने कश्मीर, पंजाब, पेशावर और मुल्तान पर अधिकार किया। हम सब जानते हैं कश्मीर और पंजाब भारत में है और पेशावर और मुल्तान दोनों वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में। इन 1798 1798 ईस्वी में ग्रैंडसन ऑफ अहमद शाह अब्दाली, 1798 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पोता जिसका नाम था जमान शाह, इस जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। सेवनटीन 1798 में 1798 में द ग्रैंड सन ऑफ अहमद शाह अब्दाली जमान शाह अटैक ऑन पंजाब, इसने पंजाब पर अटैक किया। और ध्यान रखेंगे ही कॉन्कर्ड लाहौर, और इसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। और जैसे ही इसने लाहौर पर अधिकार किया तो लाहौर पर अधिकार करते ही जमान शाह को पता चला कि काबुल में विद्रोह हो चुका है और काबुल में रिवोल्ट हो चुके हैं। इसीलिए ये हिंदुस्तान से वापस लौट गया और अपनी तोपों को, ये अपनी तोपें या अपनी कैनन्स चिनाब नदी के किनारे छोड़कर चला गया। और जब ये अपनी तोपें छोड़कर वापस काबुल की तरफ गया तो ध्यान रखेंगे महाराजा रणजीत सिंह के ही द्वारा आश्वासन दिया गया कि वो इसकी तोपों को क्या करेंगे, वापस भिजवा देंगे। इसी वजह से कर्टसी में 1799 ईस्वी में इसकी तोपें वापस काबुल भिजवा दी गई। और ध्यान रखेंगे इसी बात से प्रभावित होकर, इसी बात से खुश होकर जमान शाह डिक्लेयर्ड रणजीत सिंह द रूलर ऑफ लाहौर। इसलिए जमान शाह ने महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर का शासक स्वीकार कर लिया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल बनाया है किसको, लाहौर को। और अगर आपसे पूछें कि महाराजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी या रिलीजियस कैपिटल कौन सी हुआ करती थी, तो ध्यान रखेंगे वो अमृतसर हुआ करती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल वाज लाहौर एंड रिलीजियस कैपिटल वाज अमृतसर। इसके बाद इन 1805 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह कॉन्कर्ड अमृतसर। 1805 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर पर अधिकार किया और जिसको छीना गया किससे, भंगी मिसल से। सिखों की 12 मिसलों में एक भंगी मिसल भी हुआ करती थी। भाई सुकर चकिया मिसल से तो रणजीत सिंह खुद बिलोंग किया करते थे, लेकिन
लेकिन हम सब जानते हैं जो अमृतसर है वो भंगी मिसल से ही छीना गया था, किसके द्वारा? महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। और उसके बाद ध्यान रखेंगे 1807 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने अधिकार किया अंबाला, अंबाला, थानेश्वर, नारायणगढ़ और फिरोजपुर पर। हम सब जानते हैं अंबाला और थानेश्वर दोनों वर्तमान में हरियाणा में है, और नारायणगढ़ और फिरोजपुर, फिरोजपुर आप सब जानते हैं सतलज नदी के किनारे पंजाब में है, जिसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। उस जगह पर भी अधिकार हुआ किसका? महाराजा रणजीत सिंह का। और उसके बाद 1808 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने जीता मालेरकोटा और फरीदकोट, मालेरकोटा और फरीदकोट। लेकिन ध्यान रखेंगे इसी समय में बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड मिंटो। इसीलिए लॉर्ड मिंटो प्रथम ने अपने ही एक रिप्रेजेंटेटिव, अपने ही एक प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकाफ को महाराजा रणजीत सिंह के पास भेजा उससे संधि करने के लिए। और ध्यान रखेंगे 1809 ईस्वी में एक प्रसिद्ध संधि हुई विच इज नोन एज ट्रिटी ऑफ अमृतसर, जिसे हम कहते हैं अमृतसर की संधि। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो अमृतसर की संधि थी ये हुई मिंटो प्रथम और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। और ये भी ध्यान रखेंगे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट की तरफ से कौन गया था? चार्ल्स मेटकॉफ गया था। और इस संधि के तहत जो समझौते हुए उनमें सबसे पहला समझौता था पंजाब की सतलज नदी को रणजीत सिंह के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा माना गया। ये डिसाइड कर लिया गया कि जो महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य है वो दक्षिण में उसकी सीमा कहां तक रहेगी? सतलज नदी तक रहेगी। कहने का मतलब सतलज नदी का जो दक्षिणी भाग होगा उस पर अब अंग्रेजों का अधिकार होगा, बाकी जो शेष सतलज नदी का उत्तरी भाग होगा उस पर अधिकार रहेगा महाराजा रणजीत सिंह का। दूसरा समझौता लुधियाना में अंग्रेज सेना रखी गई, लुधियाना में अंग्रेज सेना रखी गई। अगला समझौता अंग्रेजों ने सतलज के उत्तर में हस्तक्षेप न करने का वादा किया, कि जो अंग्रेजों की सेना होंगी वो सतलज नदी के उत्तर में कोई भी इंटरफेयर या कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद 1831 ईस्वी में रणजीत सिंह की लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ संधि हुई। और हम सब जानते हैं हु वाज लॉर्ड विलियम बेंटिंक? ही वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और इसके बाद 1838 में अंग्रेज सेना सिंध में रखी गई। इसके बाद अंग्रेज सेना सिंध में रखी गई। और फाइनली इन 1839 महाराजा रणजीत सिंह डाइड। और 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। और सिंध पर सिखों का जो अधिकार करने की अभिलाषा थी वो पूरी तरीके से खत्म हुई जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई। इसके बाद याद रखेंगे महाराजा रणजीत सिंह के सक्सेसर्स या उत्तराधिकारियों के नाम। तो ध्यान रखेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बाद आया खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का पहला उत्तराधिकारी बना खड़क सिंह। और ध्यान रखेंगे कुछ ही महीनों तक शासन किया 1839 में खड़क सिंह ने। खड़क सिंह के बाद नाम याद रखेंगे नौनिहाल सिंह।
1839 से लेकर 1840 तक, और उसके बाद नौनिहाल सिंह की पत्नी ने पंजाब का शासन संभाला कुछ समय के लिए, जिसका नाम था चांद कौर। 1840 से 1841, और फिर चांद कौर के बाद ध्यान रखेंगे शेर सिंह 1841 से लेकर 1843 तक। और उसके बाद द लास्ट रूलर ऑफ पंजाब वॉज महाराजा दलीप सिंह। और ध्यान रखेंगे 1843 से लेकर 1849 तक पंजाब का अंतिम शासक हुआ महाराजा दलीप सिंह। और ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भारत में आखिरी बार किसके पास था? ही वॉज महाराजा दलीप सिंह। और हम सब जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह के ही समय में सिखों के अंग्रेजों के साथ दो युद्ध लड़े गए, जो क्या कहलाते हैं? एंग्लो सिख वॉर कहलाते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर या प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ 1845 से 1846 तक। या तो पूछेंगे कब हुआ, या फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए पंजाब का शासक कौन था? महाराजा दलीप सिंह। या फिर आपसे पूछेंगे कि हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। इस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इस युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा सिखों की भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इस युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा सिखों की हार हुई, और हम सब जानते हैं यह युद्ध खत्म हुआ 1846 में लाहौर की संधि से, या ट्रीटी ऑफ लाहौर से। अगला लिखिए सेकंड एंग्लो सिख वॉर, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर 1849। और हम सब जानते हैं दैट टाइम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड डलहौजी। और हम 1857 के विद्रोह में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लॉर्ड डलहौजी के ही द्वारा महाराजा दलीप सिंह के पंजाब पर अधिकार कर लिया गया, और महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजों का पेंशनर बनाकर भेज दिया गया लंदन। और वहीं पर लंदन में ही 1849 में महाराजा दलीप सिंह के ही हाथों से कोहिनूर हीरा भेंट करवा दिया गया महारानी विक्टोरिया को। 29 मार्च 1849, ध्यान रखेंगे लॉर्ड डलहौजी या ब्रिटिशर्स एडेड पंजाब इन ब्रिटिश एम्पायर। तो पंजाब का अविलय या पंजाब पर अधिकार अंग्रेजों का जो हुआ वो 1849 में हुआ था, आफ्टर सेकंड एंग्लो सिख वॉर।
चलिए इसके बाद बात करते हैं मैसूर के बारे में, मैसूर स्टेट। और हम सब जानते हैं द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट मैसूर स्टेट वॉज हैदर अली, इसलिए हम इसमें सबसे पहले ही बात करेंगे किसके बारे में, हैदर अली के बारे में। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हैदर अली के बारे में, 1761 से लेकर 1782 तक। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में कर्नाटका के कोलार में हुआ। और ध्यान रखेंगे द फादर ऑफ हैदर अली वॉज फतेह मोहम्मद, इसके पिता का नाम फतेह मोहम्मद था। और जो इसका पिता फतेह मोहम्मद था, ध्यान रखेंगे ये मैसूर के राजा के ही यहां पर क्या हुआ करता था, एक सेना में उच्च पद पर हुआ करता था। एंड द कैपिटल ऑफ हैदर अली वॉज श्रीरंगपट्टनम, और हैदर अली की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी। In 1761, he declared himself as independent ruler of Mysore. 1761 ईस्वी में इसने मैसूर का खुद को मैसूर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। और ऐसा कहा जाता है he was the ruler who never get defeated by the Britishers. और ऐसा माना जाता है कि हैदर अली ही वो शासक था जो अंग्रेजों से कभी भी पराजित नहीं हुआ था। और हम सब जानते हैं कर्नाटक पर ही अधिकार को लेकर कुछ मैसूर राज्य और अंग्रेजों के बीच में भी क्या हुई, लड़ाइयां हुई, जिनको हम कहते हैं एंग्लो मैसूर वॉर, जिनको हम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं हैदर अली वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन हु वॉज टीपू सुल्तान। हैदर अली का ही बेटा उसका उत्तराधिकारी बना जिसका नाम टीपू सुल्तान था, जिसने 1782 से लेकर 1799 ईस्वी तक मैसूर में शासन किया। इसका जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। और हैदर अली की डेथ के बाद टीपू सुल्तान ने ही अंग्रेजों के साथ संघर्ष जारी रखा था। और हम सब जानते हैं, हम बात करेंगे 4 एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। तो चलिए जस्ट मेक अ टेबल, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, जस्ट मेक अ टेबल, और हम याद करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में। एक टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे वॉर या युद्ध। यहां पर लिखिए सुल्तान ऑफ मैसूर, मैसूर का सुल्तान। यहां पर लिखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल। और यहां पर लिखेंगे ट्रीटी या संधि। प्रेजेंट में कोहिनूर हीरा कहां है? अरे वो तो ऋतिक रोशन चुरा के ले गया था ना, मूवी देखी तो थी हमने। चलिए सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक। 1767 से लेकर 1769 तक हुआ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। और ध्यान रखेंगे जिस समय मैसूर का सुल्तान था हैदर अली और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज लॉर्ड वेरेल्स्ट। और किस संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई वो कहलाती है ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास या मद्रास की संधि, जो 1769 में हुई। नेक्स्ट सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से लेकर 1784, 1780 से लेकर 1784 तक चला सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। और ध्यान रखेंगे सुल्तान हैदर अली और टीपू सुल्तान। बंगाल का गवर्नर जनरल लिख लीजिए वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ मंगलौर से या मंगलौर की संधि, जो हुई 1784 में। नेक्स्ट थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर
जो 1790 से 1792 तक चला, सुल्तान वॉज टीपू सुल्तान। और हम सब जानते हैं इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये खत्म हुआ एज पर ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई 1792 में। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799, टीपू सुल्तान के समय में, जिस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। और 1799 में हुई ट्रिटी ऑफ मैसूर, मैसूर की सहायक संधि। और इसी के बाद मैसूर राज्य पर भी अधिकार हुआ किसका? ब्रिटिशर्स का या अंग्रेजों का। तो आज हमने फिनिश किया पंजाब स्टेट और मैसूर स्टेट। चलिए भाई, आज की कहानी को यहीं पर रोकेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, मंडे को, और मंडे को हम कंप्लीट करेंगे बंगाल और अवध। हालांकि बंगाल के बारे में पॉलिटी की भी पहली क्लास में बात हुई थी, उसको रिपीट करेंगे, और बंगाल और अवध के बारे में बात करेंगे हम मंडे को, और बंगाल अवध फिनिश करके खत्म करके फिर हम बढ़ चलेंगे किसकी तरफ? ब्रिटिशर्स की तरफ। इस बैच में जी नहीं, इस बैच में इंडियन हिस्ट्री होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के लिए हिस्ट्री स्पेशल बैच है। चलिए, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस